हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है एरर एनालिसिस। एक्सपेरिमेंट्स करते हुए और इवन डे टू डे लाइफ के अंदर भी एरर्स का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो यही है कि एरर इज़ द अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करते टाइम जो अनसर्टेनिटी आ जाती है उसी की अमाउंट को एरर बोलते हैं। ठीक है। तो जो डिफरेंस है मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू, ठीक है, जो भी अपने मेज़र करते हैं वैल्यू और उसकी जो ट्रू एब्सोल्यूट वैल्यू है उन उनको डिफरेंस उनका मोड ले लेंगे तो वही एरर का जो फॉर्मूला है। ठीक है। तो इसको हमने एक्चुअली में चार टाइप के अंदर कैटेगराइज किया है एरर को: इंस्ट्रूमेंटल एरर, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर और पर्सनल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर होगा वो किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही कोई फॉल्ट होगा तो उसके कारण जो भी एरर आएगा अपनी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर उसको हम इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलेंगे। सिस्टमेटिक एरर होगा वो कुछ सम रूल्स के हिसाब से चलेगा, आइदर वो पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शंस के अंदर होगा, एक सिस्टम के अंदर होगा, तो सिस्टमेटिक एरर है वो। रैंडम एरर होगा वो इरेगुलरली आएगा, टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, एनवायरमेंटल जो एरर है वो सारे रैंडम एरर के अंदर काउंट होंगे। ठीक है। और जो पर्सनल एरर है उसके अंदर ह्यूमन सेंसेस, जजमेंट, ठीक है, केयरलेसनेस, रिस्पॉन्सेस, इनके कारण जो एरर होगा वो पर्सनल एरर के अंदर आएगा। जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है हाउ टू कैलकुलेट एरर्स। ठीक है। मैथमेटिकली एक्सप्रेशंस हैं उन्हीं को हम देखेंगे। ठीक है, कि एरर कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या करना है। तो सबसे पहले हमें एरर कैलकुलेट करने के लिए कुछ टर्म्स का पता होना चाहिए, मीन वैल्यू को पता होना चाहिए कि अगर मान लो हमारे पास काफ़ी सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ का ऑब्जर्वेशंस है, मान लो पहली ऑब्जर्वेशन A1 है, दूसरी ऑब्जर्वेशन A2 है, इसी तरह से n ऑब्जर्वेशन है अपने पास में A1 से लेके AN तक। तो हमें मीन वैल्यू अगर निकालना हो कोई फिजिकल क्वांटिटी का तो हमें उनको ऐड करना है, फिर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज n। ठीक है। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म है उसका। तो यहाँ से हमने ए मीन निकाल लेना है। ठीक है, मतलब उसकी मीन वैल्यू या उसको मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू भी बोल सकते हैं, तो वो निकाल लेना है। ठीक है। अब हम जो तीन टाइप के एरर हैं वो हम देख रहे हैं। ठीक है, कि हमें जो पूछा जाएगा कि कौन सा एरर हमें निकालना है, एब्सोल्यूट एरर निकालना है, रिलेटिव एरर निकालना है या मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है। तो मीन वैल्यू की हेल्प से ही हमें ये तीनों चीज़ें निकालनी पड़ेगी। ठीक है। एब्सोल्यूट एरर देखेंगे कि एब्सोल्यूट एरर है वो है कि एक प्रकार से डेविएशन है। डेविएशन का मतलब कि जो ए मीन वैल्यू है, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है, उससे जो अपनी जो ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो कितना डेविएट कर रही है, उसी का जो मोड है उसी को हमने एब्सोल्यूट एरर बोला है। मान लो हमारी जो अगर हमारे पास काफ़ी सारी क्वांटिटीज़, काफ़ी सारी ऑब्जर्वेशंस हैं, मान लो हमारे पास 1, 3, 1, 2, 1, इस तरह से कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं काफ़ी सारी। इसके अंदर जो हमारा मीन निकल के आ रहा है, मान लो 3 मीन निकल के आ रहा है हमारा, या मान लो 2 मीन निकल के आ रहा है। तो अगर मुझे एब्सोल्यूट एरर निकालना है इस फिजिकल क्वांटिटी के साथ तो हमारा जो एब्सोल्यूट एरर आएगा इसके साथ में वो आएगा 2 - 1, इसके साथ आएगा 2 - 3 का मोड, ठीक है, इसके साथ आएगा 2 - 1 का मोड। इस तरह से हम एब्सोल्यूट एरर निकाल लेंगे। ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर है हमारा एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय में मोस्ट प्रोबेबल और मीन वैल्यू। मींस जो भी हमने एब्सोल्यूट एरर निकाला है कोई एक ऑब्जर्वेशन के लिए, उसको अगर हम मीन से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा रिलेटिव एरर आएगा। इसी तरह से रिलेटिव परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा, जो भी रिलेटिव एरर है, ठीक है, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिलेटिव परसेंटेज एरर आ जाएगा, परसेंटेज की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, जो भी एब्सोल्यूट एरर है उसका मीन, मतलब जो डेल्टा ए आ रहा है वो अपन हर ऑब्जर्वेशन के लिए निकालेंगे, पहली ऑब्जर्वेशन के लिए, फिर दूसरी ऑब्जर्वेशन के लिए, फिर तीसरी ऑब्जर्वेशन के लिए। ठीक है, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, हर ऑब्जर्वेशन के लिए निकाल के उसको हम क्या कर लेंगे, उसका अगर हमने मीन ले लिया तो उसको बोलेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। सॉरी, यहाँ पे ए मीन नहीं आएगा, यहाँ पे एन आएगा। ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन देखो, इसके अंदर हमें एक वर्नियर कैलिपर दे रखा है। तो वर्नियर कैलिपर एक डिवाइस है, ठीक है, मेजरमेंट डिवाइस है। तो उसका जो लिस्ट काउंट है वो 0.01 सेंटीमीटर दे रखा है कि वो मिनिमम 0.01 सेंटीमीटर मेज़र कर सकता है। ठीक है, लिस्ट काउंट है उसका। तो यहाँ से सिग्निफिकेंट फिगर भी देखेंगे, मतलब वो किसी चीज़, अगर किसी लेंथ को मेज़र करेगा तो वो मान लो इस तरह से अमाउंट्स को मेज़र कर सकता है, मतलब वो एक डिजिट के बाद के अंदर दो डिजिट तक मिनिमम काउंट कर सकता है, बस इतना ही, इससे ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट तक वो काउंट नहीं कर सकता। तो अगर मान लो मेजरमेंट के अंदर हमें 3.112 दिया होता तो इसका मतलब वो गलत है। ठीक है, 112 तक काउंट नहीं कर सकता वो, क्योंकि उसका जो लिस्ट काउंट है वो 0.01 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो लिस्ट काउंट
का भी हमें देखना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। फिर इसके बाद हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि मीन लेंथ, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज एरर, हमें 4 चीज़ें निकालनी हैं, ठीक है। तो पहले देखेंगे हम कि मीन लेंथ निकालने के लिए हमें इन चारों को ऐड करना है, 3.11 प्लस 3.13 प्लस 3.14 प्लस 3.14 डिवाइडेड बाई में 4, ठीक है। ये ऐड करने पे और 4 से डिवाइड करने पर हमारा आएगा 3.14। ये मतलब इसका जो मीन आया है, सॉरी 3.13, हमारा जो मीन आया है वो 3.13 आया है मीन लेंथ, या मोस्ट प्रोबेबल लेंथ ये आया है। अगर मान लो अगर ये नहीं आता, अगर कुछ अब हमारा इस तरह से आ जाता 3.132 आ जाता, तो ठीक है, फिर हमें क्या करना पड़ता, फिर हमें ये करना पड़ता कि हमें इसको 3.13 ही लिखना पड़ता, ठीक है। क्योंकि जो लिस्ट काउंट है वो जो उसका जो सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे कि डिजिट पॉइंट के बाद में इस, ठीक है, डेसिमल के बाद में 2 डिजिट्स ही आ सकती है, तो यहाँ पे भी 2 डिजिट लाना पड़ेगा, तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। लिस्ट काउंट भी देखना पड़ेगा, लिस्ट काउंट के हिसाब से उसके सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से उसको आंसर को राइट करना पड़ेगा हमें। तो हमारा आ रहा था 3.13, तो हमें इसी कॉन्सोल में लिख देना है। दूसरा पॉइंट है एब्सोल्यूट एरर निकालना है। एब्सोल्यूट एरर का डेफिनेशन वही था कि जो भी हमारा क्वांटिटी था, मेजर्ड क्वांटिटी था, ठीक है, पर्टिकुलर हर ऑब्जर्वेशन उसकी मीन ऑब्जर्वेशन से कितनी डेविएट कर रही है। तो जो 3.11 है वो 3.13 से कितनी डेविएट कर रही है, तो 3.13 से 3.11 माइनस करना पड़ेगा और मोड लेना पड़ेगा, तो कितना आएगा यहाँ से आएगा 0.02। इसी तरह हर ऑब्जर्वेशन 3.13 से हमें डेविएशन निकालना है, 3.13 से इसका डेविएशन 3.14 का, फिर 3.13 से 3.14 का, और उसका मोड लेना है। यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से 0 आएगा, यहाँ से 0.01 आएगा, यहाँ से 0.01 आएगा। तीसरा पार्ट पूछा है हमें मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है। मीन एब्सोल्यूट एरर तो हमें पता है कि जो भी एब्सोल्यूट एरर्स आ रहे हैं उनका मीन लेना है, तो इनका मीन ले लो 0.02 प्लस 0 प्लस 0.01 प्लस 0.01 डिवाइडेड बाई में 4 को ऐड करें, कितना आएगा 0.04 आएगा, डिवाइड बाई 4 तो कितना आएगा 0.01। तो ये इसका मीन एब्सोल्यूट एरर आ रहा है। फोर्थ पॉइंट है कि हमें इसका परसेंटेज एरर निकालना है। तो परसेंटेज एरर किसका निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर का परसेंटेज एरर निकालना है। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा 1%, ठीक है। तो इस तरह से ये चारों पार्ट इसके कंप्लीट हो गए, ठीक है। एक चीज़ बस ये ध्यान रखना, जो भी अपने को लिस्ट काउंट दे रखा होगा, लिस्ट काउंट के अकॉर्डिंग ही हमें आंसर्स को सेट करना पड़ेगा। अगर आंसर हमारा सेटिस्फाई कर रहा था लिस्ट काउंट के हिसाब से तो ठीक है, अगर नहीं कर रहा तो हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज़ करना पड़ेगा। ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं हम कि अगर क्वांटिटी मेज़र कर रहे हैं, अगर वो क्वांटिटी किसी सम और डिफरेंस की फॉर्म में है, या मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न की फॉर्म में है, या पावर्स की फॉर्म में है, तो हम उन तीनों को अलग अलग तरीके से डील करेंगे उनकी एरर कैलकुलेशन करने के लिए। सबसे पहले हम केस लेते हैं केस 1 कि वो अगर सम हो या डिफरेंस हो, ठीक है। तो मान लो हमारी कोई फिजिकल क्वांटिटी है z, ठीक है, वो x प्लस वाई है, ठीक है, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है, उनका सम z आ रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर इस चीज़ का हमें एरर निकालना है तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड इसका डिफरेंशिएशन लेके देखते हैं। तो ये आ जाएगा dz dx प्लस dy, ठीक है। तो हमें इसका मतलब ये है, एरर की फॉर्म में लिखेंगे इसको, तो इसका ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। मतलब जो भी x के अंदर एरर आएगा या जो भी y के अंदर एरर आएगा, उन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमें जो एरर z के अंदर है वो मिल जाएगा। इसी तरह अगर हम डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस में हमारा आना चाहिए ये, लेकिन हम यहाँ पे माइनस नहीं लेंगे, हम यहाँ पे भी प्लस लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो एरर निकल के आ रहा है उसकी हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हैं, मतलब मैक्सिमम एरर कितना आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन के एक एग्जांपल ले लेते हैं हम कि अगर मान लो कि हमें 2 टेम्परेचर दे रखे हैं। एक टेम्परेचर तो हमें T1 दे रखा है, ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और T2 दे रखा है हमें 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर मान लो हम थर्मामीटर से 2 बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करते हैं, ठीक है, तो थर्मामीटर के अंदर कुछ एरर है, इंस्ट्रूमेंटल एरर, तो जिसके कारण इसके अंदर जो फ्लक्चुएशन आ रहा है T1 के अंदर वो आ रहा है 0.5 डिग्री सेल्सियस का,
ठीक है। इसी तरह से T2 के अंदर जो आ रहा है 0.5 डिग्री सेल्सियस का, तो दोनों दोनों टेम्परेचर्स के अंदर इतना फ्लक्चुएशन आएगा। 0.5 प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मतलब 20.5 भी हो सकता है, 19.5 भी हो सकता है, ये 50.5 हो सकता है, 49.5 हो सकता है। तो हमें क्या करना है, इसके अंदर एरर निकालना है कि इनके टेम्परेचर डिफरेंस के अंदर क्या एरर आएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो एरर्स हैं उनको अलग डील करना है, रियल वैल्यूज़ को अलग डील करना है। तो रियल वैल्यू का जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 50 माइनस 20, तो यहाँ से 30 आएगा, उसको अलग डील करना है। एरर्स को अलग डील करना है, तो एरर्स को डील करना है डेल्टा T2 माइनस डेल्टा T1। तो हमें पता है कि जो भी एरर का जो भी हमारा डिफरेंस होगा वो निकालना है हमें। तो हमें उनको हमेशा क्या करना है, एडिशन के अंदर ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। चाहे हम उसको सम की फॉर्म में देख रहे हैं या डिफरेंस की फॉर्म में देख रहे हैं, तो हमें इनका हमेशा ही एडिशन करना है। तो 0.5 कितना हुआ, 1 हुआ, तो मतलब ये प्लस माइनस 1 है, ठीक है। ये इसके अंदर मैक्सिमम एरर हो सकता है। वैसे भी अगर हम देखें, अगर मान लो एक्सट्रीमम वैल्यूज़ अगर हम देखें, जो आंसर आएगा इसका, तो वो तो आएगा 30 प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस, ये तो इसका आंसर हो गया। इसके बाद हम केस 2 देखते हैं, ठीक है। अगर कोई क्वांटिटी किसी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की फॉर्म के अंदर है, मान लो z है वो x इंटू वाई के अंदर है, या वो z है वो x डिवीजन बाई y है, ठीक है। तो उसमें अगर हमें एरर निकालना है z के अंदर, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड इसका लोग लेंगे। तो ln z इज इक्वल टू ln x प्लस ln y, डिफ्रेंशिएट करेंगे, dz बाई z इज इक्वल टू dx डिवीजन बाई x प्लस dy बाई y, ठीक है। इसको हम डेल्टा से चेंज कर देंगे, डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू डेल्टा x बाई x प्लस डेल्टा y बाई y। तो ये क्या है, रिलेटिव एरर है, ठीक है। तो किसी क्वांटिटी के अगर दो क्वांटिटीज़ का अगर प्रोडक्ट हो रहा है, तीसरी क्वांटिटी आ रहा है, तो उनके जो रिलेटिव एरर का जो सम होगा, ये रिलेटिव एरर x का है, रिलेटिव एरर y का है। अगर इन दोनों रिलेटिव एरर का जो हम सम करेंगे, वो तीसरा रिलेटिव एरर आएगा, z का आएगा, ठीक है। इसी तरह से हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अगर मान लो इसको अगर हम सोल्व करें, तो हमारा रिलेटिव एरर इसी तरह से आएगा, लेकिन यहाँ माइनस का साइन आएगा। लेकिन हमें पता है कि एरर्स को हमें, जैसे हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में किया था, माइनस की जगह प्लस किया था, क्योंकि हमें मैक्सिमम एरर निकालना था। तो हमें जो इसमें फॉर्मूला यूज़ करना है वो यही सेम फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, ठीक है। चाहे वो प्रोडक्ट के अंदर है, चाहे वो डिवीजन के अंदर है, किसी एक क्वांटिटी का रिलेटिव एरर उसकी बाकी दो बची हुई क्वांटिटीज़ के रिलेटिव एरर का एडिशन ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे मोड लेना है हमें, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। जैसे कि हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में हमें वोल्टेज और करंट दे रखा है, ठीक है। तो वोल्टेज की हमें जो वैल्यू दे रखी है वो है 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, ठीक है। और करंट की हमें वैल्यू देख रखी है 10 प्लस 0.2 एम्पियर प्लस माइनस, ठीक है। हमें रेजिस्टेंस निकालना है, इसमें रेजिस्टेंस की जो एरर है वो निकालनी है, ठीक है। और वो परसेंटेज एरर पूछी है इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रिलेटिव एरर निकाल लेंगे रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस की रिलेटिव एरर होगी, तो हमें फॉर्मूला देखना है R इज इक्वल टू V अपॉन आई, ठीक है। तो चाहे वो प्रोडक्ट के अंदर है, चाहे वो डिवीजन के अंदर है, हमें यही फॉर्मूला यूज़ करना है। तो यहाँ से जो फॉर्मूला से देखेंगे, तो डेल्टा R बाई आर क्या हो जाएगा, डेल्टा V बाई V प्लस डेल्टा I बाई आई। तो डेल्टा V की वैल्यू हमें दे रखी है 5, और V की वैल्यू हमें 100 पता है, एब्सोल्यूट वैल्यू। उनका मोड लेना चाहिए, वो प्लस हो माइनस हो, मोड में प्लस ही रहेगा, ठीक है। आई के देखेंगे, एरर 0.2 है, इधर 10 है, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे हम, तो कुछ वैल्यू आएगा अपना। परसेंटेज एरर निकालना है, तो डेल्टा R बाई आर को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा परसेंटेज एरर आ जाएगा। तो प्रोडक्ट और जो डिवीज़न वाली प्रॉब्लम्स हैं उनको इसी तरीके से इस फॉर्मूले से हम सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद हमारा तीसरा केस आता है, वो है कि अगर कोई क्वांटिटी के पावर के अंदर कुछ कोफिशिएंट्स हैं। मान लो हमारे पास कोई क्वांटिटी है z, ठीक है। वो 3 मेजरेबल क्वांटिटी A B C से बना है, और उनकी पावर के अंदर मान लो P Q और R है। वो P Q R कुछ नंबर कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है। और A B C हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। इस तरह से z भी हमारी एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम में हमें परसेंटेज z निकालना है या z का एरर निकालना है, तो हम किस तरह से निकालेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वही लोग लेंगे अगर दोनों साइड हम, तो आएगा ln z इज इक्वल टू ln a टू द पावर p प्लस ln b टू द पावर q माइनस ln c टू द पावर r, ठीक है। लोग की प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो यहाँ से क्या आएगा, p इंटू ln a q इंटू ln b माइनस r इंटू ln c, ठीक है, ln z। दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, डी जेड डिवाइडेड बाई जेड इज इक्वल टू
P कांस्टेंट है, यहाँ से आएगा डी ए बाई ए प्लस क्यू इंटू डी बी बाई बी माइनस आर डी सी बाई सी। ठीक है, डी जेड को हम डेल्टा से कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब हमें ये पता है कि माइनस एरर के केस में माइनस नहीं होगा, हर जगह प्लस ही होगा, तो हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, मतलब कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उनका रिलेटिव एरर, ठीक है, वो तो हमें एडिशन में रखना ही पड़ेगा। ठीक है, इनटू में एक जो भी उनकी पावर के अंदर कोफिशिएंट्स होंगे वो उनके प्रोडक्ट के साथ आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। सेम प्रोडक्ट और डिवीजन में था वैसा ही होगा, उनके रिलेटिव एरर्स का एडिशन ही होगा, लेकिन उनका जो क्वांटिटी जो भी पावर के अंदर होगा वो उनके साथ मल्टीप्लाई के अंदर आ जाएगी इंडिविजुअल टर्म्स के साथ में। ए के साथ पी था तो पी इसके साथ मल्टीप्लाई आ गया, बी के साथ क्यू था तो क्यू इसके साथ मल्टीप्लाई में आ गया, आर सी के साथ था तो आर इसके मल्टीप्लाई के अंदर आ गया। ठीक है, और एक चीज़, अगर मान लो यहाँ पर कुछ कांस्टेंट हमारा, मान लो एम कुछ कांस्टेंट होता, ठीक है, जो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती लेकिन एम वैसे ही कांस्टेंट होता, जो फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, किसी पे डिपेंड नहीं करता है, ऐसी कोई कांस्टेंट होता, तो हमें क्या करना पड़ता, तो एम को भी यहाँ पे लेना पड़ता इसके साथ में, एल एन एम आता। ठीक है, लेकिन उसका जब डिफ्रेंशिएट करते तो वो जीरो हो जाता। तो मतलब रिलेटिव एरर के अंदर जो भी कांस्टेंट टर्म्स है जितनी भी, वो सारी की सारी जीरो हो जाएगी, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन के केस में, डिवीजन के केस में, एडिशन के केस में, सब में ही ऐसा होगा। जो भी कांस्टेंट क्वांटिटीज़ होगी जिन पे एरर डिपेंड नहीं करेगा वो हमेशा ही जीरो हो जाएगा। जैसे कि हम एक प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, उस प्रॉब्लम में हमें एक पेंडुलम है, पेंडुलम का टाइम पीरियड हमें पता होता है 2π√L/g होता है। ठीक है, तो हमें इसके अंदर क्या करना है, जी के अंदर एरर निकालना है। ठीक है, जी के अंदर एरर निकालना है हमें, इसकी लेंथ की वैल्यू भी दे रखी है। ठीक है, और लेंथ मेज़र हो रहा है मान लो वर्नियर कैलिपर से, किसी थ्रेड, कोई भी अगर मान लो जो भी इंस्ट्रूमेंट है जिससे हमें टाइम पीरियड निकाल रहे हैं उसकी जो लेंथ है सिंपल पेंडुलम के अंदर, ठीक है, वो लेंथ हमारा वर्नियर कैलिपर से हो रहा है, तो उसकी डेल्टा एल भी गिवन होगा, क्योंकि डेल्टा एल उसकी वर्नियर कैलिपर के केस में कितना हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा। ठीक है, तो लेंथ के अंदर जो भी चेंज आएगा तो एल और डेल्टा एल हमें यहाँ से पता लग गया। ठीक है, जी में परसेंटेज एरर निकालना है, इसका रिलेटिव एरर निकालना है। ठीक है, टाइम पीरियड मान लो हमें कुछ गिवन है, टी गिवन है, और डेल्टा टी कोई स्टॉप वॉच है उसका हमें लिस्ट काउंट मान लो 0.1 सेकेंड लिस्ट काउंट दे रखा है, तो डेल्टा टी और टी भी गिवन है अपने को। बाकी इन क्वांटिटीज़ को लेके हमें क्या निकालना है, डेल्टा जी बाई जी निकालना है। ठीक है, तो जी की एब्सोल्यूट वैल्यू में 9.8 हमें पता है, तो डेल्टा जी निकाल सकते हैं यहाँ से। किस तरह से निकालेंगे कि हमें टी इज इक्वल टू पता है 2π√L/g, तो यहाँ से जी निकाल लेंगे हम, तो जी स्क्वेयर कितना हो जाएगा इधर जाके, ये हो जाएगा 2π का होल स्क्वेयर L/t का स्क्वेयर। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब क्या है, यहाँ से हम इस फॉर्मूले को देखेंगे, इस तरह से लोग जो प्रॉपर्टीज है वो यूज़ करेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 × डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का मैंने बोला था जीरो होगा। ठीक है, तो एल का क्या आएगा, डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, ये डिवीजन के अंदर, चाहे डिवीजन में हो हमेशा प्लस ही आएगा। ठीक है, तो डिवीजन में कोफिशिएंट कितना है 2, तो 2 डेल्टा टी बाई टी। एक बार फिर से देख लो कि जी स्क्वेयर था तो इसका कोफिशिएंट 2, ये जो 2 है इधर आ जाएगा और डेल्टा जी बाई जी हो जाएगा। ये कांस्टेंट है तो इसका जीरो ही रहेगा। एल है तो डेल्टा एल बाई एल हो जाएगा, कोई कोफिशिएंट नहीं है तो इसे कोफिशिएंट कुछ नहीं है इसके साथ में। इसका कोफिशिएंट, इसका पावर 2 है तो कोफिशिएंट 2 आएगा, टी का डेल्टा टी बाई टी आएगा। चाहे डिवीजन में हो चाहे प्रोडक्ट के अंदर हो, चाहे प्रोडक्ट के अंदर हो डिवीजन में हो, हमेशा ही एडिशन ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें डेल्टा एल बाई एल, तो डेल्टा एल जो वर्नियर कैलिपर का हमें दे रखा था, डेल्टा एल 0.01 सेंटीमीटर होता है, एल अपनी लेंथ दे रखी है गिवन, टी हमें टाइम पीरियड दे रखा है, डेल्टा टी जो भी अपना स्टॉप वॉच है उसका जो एरर है डेल्टा टी। ठीक है, और जी हमें 9.8 पता ही होता है, तो यहाँ से हम डेल्टा जी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, परसेंटेज एरर निकालना हो तो डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 निकालेंगे तो परसेंटेज एरर वहाँ से निकल के आ जाएगा। बाद हम एक प्रॉब्लम देखते हैं जिसमें हमें जो सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशंस क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है R1 और R2 का। ठीक है, सीरीज़ में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, पैरेलल में हम थोड़ा सा दिक्कत आएगा, वो हम मैथमेटिकली सॉल्व कर लेंगे। सीरीज़ पार्ट में निकालना है तो सीरीज़ रेजिस्टेंस R क्या हो जाएगा, R1 R2 का R1 + R2 हो जाएगा। ठीक है, और हम यहाँ से देखेंगे कि R1 का जो एब्सोल्यूट वैल्यू 100 है, 200 है, तो जो
अलग अलग निकाल लेते हैं। मान लो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू आएगा, जो नेट सम आएगा उन दोनों का, तो 100 प्लस 200 300 हो जाएगा। और जो एरर आएगा, ठीक है, वो एरर का भी हमें पता है कि इनका एडिशन हो जाएगा, एडिशन के केस में तो 3 + 4 7 हो जाएगा। तो हमारा जो नेट वैल्यू आएगा वो 300 ± 7। इस तरह से हमारा जो आर जो सीरीज़ का है, आर सीरीज़ आएगा 300 ± 7 ओम। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। हमें दिक्कत आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालने के लिए। पैरेलल का फॉर्मूला होगा 1/r = 1/r1 + 1/r2। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे कि r की वैल्यू क्या आएगी, r1 r2 डिवीजन बाय r1 + r2। बस यहाँ से प्रोडक्ट और एडिशन दोनों का कॉम्बिनेशंस हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो फॉर्मूला हमें इसमें डिराइव करना पड़ेगा मैथमेटिकली। तो किस तरह से डिराइव करेंगे हम, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसी के अंदर हम इसका दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। ठीक है, जब हम इसको दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, 1/r का -1/r² dr हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे -1/r1 dr1 हो जाएगा, प्लस ये dr2 डिवाइडेड बाई में r2 माइनस का हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस दोनों साइड में प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो वो इस तरह से फॉर्मूला बनेगा। तो फॉर्मूला बनेगा Δr/r² = Δr1 डिवाइडेड बाई में यहाँ पे स्क्वायर आएगा। ठीक है, r1 का स्क्वायर प्लस Δr2 डिवाइडेड बाई r2 का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बनेगा। तो मैथमेटिकली हमें दोनों साइड इस फॉर्मूले को डिफरेंशिएट करेंगे तो इस तरह से फॉर्मूला बनेगा। इसके अंदर अब हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे। तो Δr ये किसका है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का है। तो Δr निकालेंगे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का, तो वो आएगा Δr1 हमें कितना गिवन है, 3, क्योंकि मोड है, सारी वैल्यूज मोड में ही लेनी पड़ेगी अपने को। ठीक है, 3 डिवाइडेड बाई एब्सोल्यूट r1 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर नीचे आएगा, प्लस Δr2 4, r2 का स्क्वायर 200 का स्क्वायर। ठीक है, और डिवीजन बाय में r² था, तो Δr कितना हो जाएगा, इंटू r² हो जाएगा। तो r² की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। अच्छा, ये ये r² कैसे निकालेंगे, ये एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हैं r की, r पैरेलल की। तो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ तो हम डायरेक्ट यहीं से निकाल लेंगे कि जो यहाँ से r आएगा, ठीक है, वो आएगा r1 r2 r1 + r2। तो यहाँ जो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ है वो पुट कर लेंगे हम, जो रियल वैल्यूज़ है 100 और 200। तो यहाँ पे 100 × 200 डिवीजन बाय में 100 + 200। तो यहाँ से कितना आएगा, डिवीजन बाय 300। ठीक है, ये सॉल्व कर लेंगे। ये जो r की वैल्यू है वे उसको यहाँ पे पुट कर देंगे, तो इसको इसका स्क्वायर करके यहाँ पुट कर देंगे, तो यहाँ से Δr निकल के आ जाएगा। तो r हमारा जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का आएगा, जो भी यहाँ से r नेट निकल के आया है ये वाला, वो ठीक है, जो भी इसका एब्सोल्यूट वैल्यूज़ है, मतलब जो ये रिजल्ट आएगा वो यहाँ पुट करेंगे हम। ठीक है, प्लस जो भी Δr निकल के आ रहा है यहाँ से, वो वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे, तो हमारा r इस तरह से एब्सोल्यूट वैल्यूज़ आ जाएगी। ठीक है, तो इन तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एरर निकालने के लिए इनमें वही दोनों साइड मैथमेटिकली सॉल्व करना पड़ेगा डिफ्रेंशिएशन करके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा प्रोडक्ट और सम दोनों का मतलब मिला के ये क्वेश्चन था। तो इस तरह की प्रॉब्लम को हम देख लेना है, क्योंकि मैथमेटिकली हम इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं।